से घर आती है और रात को खाने के टेबल पर। तुम लोगों को मैं एक बात साफ बोल देती हूँ। तभी बड़ा लड़का सूरज बोल पड़ता है। माँ, मैं भी एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरे ऑफिस में एक लड़की है, सपना। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अब तक सारे घर में हुकूमत करने वाली श्रेया को तो लगा कि जैसे उसका सिंहासन ही हिल गया। अच्छा बेटा, हम लोग कल ही तेरा रिश्ता लेकर जाएंगे। लड़की तो मैं पसंद करूंगी। तू होता कौन है लड़की पसंद करने वाला? माँ, वो मेरी ही कंपनी में मैनेजर है। पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, साथ ही अपने कॉलेज की टॉपर। देखो श्रेया, तुम्हारी बात भी सही है कि लड़के के लिए लड़की तुम पसंद करो, लेकिन अगर कोई लड़की उसे पसंद है तो देखने में हर्ज क्या है। खैर, सूरज की शादी सपना से हो जाती है और शादी के एक हफ्ते बाद। माँ, मेरी नई नौकरी बैंगलोर में है। हम अगले हफ्ते बैंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं। श्रेया ने कुछ भी नहीं कहा और फिर वो दिन भी आ जाता है जब सूरज अपनी बीवी के साथ बैंगलोर शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में। अरे श्रेया, तुम्हारा बेटा और बहू शिफ्ट हो गए? बहू से कोई सेवा नहीं कराई? अरे लव मैरिज थी, लव मैरिज। लव मैरिज में भी भला कोई बहू सेवा करती है क्या सास की? श्रेया को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चुपचाप रहकर सभी की बात को सुनकर मुस्कुरा देती है। उसी दिन शाम को खाने की टेबल पर। देख बेटा रोहन, तेरे भाई ने तो अपनी मर्जी से शादी कर ली है। मेरा बड़ा मन था कि मैं अपने बेटों के लिए खुद लड़की देखूं। अरे माँ, मन छोटा ना कर। मेरे लिए लड़की तू ही देखेगी। अच्छे से जांच परख कर करवाना शादी मेरी। श्रेया का ये सुनकर खुशी से बुरा हाल होता है। अब तो मैं ऐसी लड़की लाऊंगी कि जिन लोगों ने मुझे बातें सुनाई हैं उनके मुंह पर ताले लग जाएंगे, ताले। होता भी ऐसा ही है। वो रोहन की शादी शिखा से कर देती है। पढ़ी लिखी सुंदर शिखा नौकरी पेशा नहीं थी और श्रेया के लिए यही प्लस पॉइंट होता है। सूरज अपनी बीवी सपना के साथ बैंगलोर चला जाता है और रोहन की भी नौकरी पुणे लग जाती है। माँ, हम लोग भी अगले हफ्ते पुणे शिफ्ट हो रहे हैं। बस फैसला सुना दिया? तो अब मेरी बात भी सुन। बहू कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। घर गृहस्थी का काम सीखेगी, नाते रिश्तेदारों से मिलेगी और फिर तेरे साथ जाएगी। शिखा कमरे में आती है और रोहन से कहती है, तुम्हारे भाई भाभी तो चले गए, फिर माँ मुझ पर ही सारे बंधन क्यों लगा रही हैं? रोहन को पता होता है कि सूरज के फैसले से माँ कितनी दुखी थी। अब अच्छा, कुछ महीने तुम यहीं रहो, मैं छुट्टियों में आ जाऊंगा। फिर 3-4 महीने में मैं अपने साथ ले चलूंगा। शिखा मान जाती है। रोहन के जाने के बाद शिखा खूब मन लगाकर घर का सारा काम करती है। शिखा, मैं किटी में जा रही हूँ, खाना लेट खाऊंगी। रोटी बनाकर मत रखना, मैं गरम ही खाऊंगी। शिखा रात को जाग कर श्रेया के लिए रोटी बनाती है। एक रोज, मैं सत्संग में जा रही हूँ, खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। अब क्या था, श्रेया को तो यूं लग रहा था मानो शिखा उसी का कोई अधूरा सपना पूरा करने के लिए आई थी। कभी श्रेया की सहेलियों के लिए शिखा खाना बनाती तो कभी सास को पार्टी के लिए सजाती। सभी को शिखा में एक आदर्श बहू दिखती। अरे श्रेया, तेरी छोटी बहू तो सच में लक्ष्मी का साक्षात रूप है। जितनी सुंदर उतनी ही गुणकारी। श्रेया को शिखा की तारीफ भी अच्छी नहीं लगती। उसे लगता कि कहीं शिखा भी उसके सर पर चढ़कर सपना की तरह घर से निकल ना जाए। देखो, अगली बार से मेरे घर आना मत, बहू को तो बिगाड़ दोगी तुम। बाहर जाती दूसरी सहेली पहली से कहती है। अरे क्या जरूरत थी उसकी बहू की तारीफ करने की? वो रोज रोज मजे की फ्री की पार्टी हो रही है ना, बंद हो जाएगी। अब क्या था, चापलूस सहेलियां भी श्रेया को उसकी बात पर हाँ हाँ करती, लेकिन शिखा के ससुर को बीवी की हर बात समझ में आती है। फिर एक दिन, वाह बेटी, बड़ा ही अच्छा खाना बनाया है। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने। खुश रहो बेटा। सास को बहू की तारीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे तुम्हारे ससुर जी तो पागल हैं, पागल। कुछ नहीं समझ आता उन्हें। मैं कह रही हूं ना कि हमारे समय में तो 20-20 लोगों का खाना बनाना पड़ता था और कोई तारीफ नहीं। तुम तो 2 लोगों का खाना बनाकर इतनी तारीफ पा रही हो। मैं तो कहती हूं कि तुम बड़ी बहू सपना से कुछ सीखो। नौकरी भी करती है और सब कुछ मैनेज भी करती है। बहुत ही स्मार्ट और पढ़ी लिखी है। अपनी तुलना उस बहू से सुनता देख शिखा को बहुत गुस्सा आता है, जिसने इस घर में 2 दिन भी नहीं गुजारे।
वो कमरे में जाकर रोने लगती है कि अचानक उसका पति वहां आ जाता है। अरे शिखा, मैं तो अचानक आकर तुमको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुम तो रो रही हो, क्या हुआ शिखा? शिखा रोते हुए पति को सारी बात बताती है। रोहन कुछ दिन तक रहने के बाद दोनों का सामान बांधकर तैयार कर रहा होता है। अरे ये सामान क्यों पैक कर रही हो? शिखा कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। अरे ये कैसी जिद है? नई नई शादी हुई है बच्चों की, जाने दो। आप चुप रहिए, कुछ नहीं पता आपको। तभी रोहन बोल पड़ता है, माँ, शिखा मेरी बीवी है और मेरे साथ ही रहेगी। हम लोग भी भैया की तरह छुट्टियों में आ जाएंगे। दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन एक दिन सपना और सूरज रोहन और शिखा के पास जाते हैं, जहां कुछ घंटों बाद किचन में शिखा सपना से कहती है, दीदी आपको एक बात बोलूं, अगर आपको गुस्सा ना आए तो। अरे तुम तो मेरी छोटी देवरानी हो, बहन जैसी, बोलो बोलो। मुझे ना आप पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता था। माँ हमेशा मुझे कहती, सपना से ये सीखो, सपना से वो सीखो। वो नौकरी करती है, कमाती है, घर भी देखती है और बाहर का काम भी देखती है। सपना शिखा की बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहती है, मम्मी जी तो मुझे फोन पर भी यही कहा करती थी, शिखा से सीखो, इतना अच्छा खाना बनाती है, इतने अच्छे से घर को मैनेज कर रखा है। मैं तो सोच सकती थी कि कल की आई बहू मुझे क्या सिखाएगी, लेकिन मैं ये जानती थी कि ये सब सासू माँ की चाल है। अच्छा, मतलब सासू माँ आपसे मेरी तारीफ करती और मुझसे आपकी, कि हम दोनों एक दूसरे से जल कट कर रहे, क्यों? दोनों समझ जाती हैं कि सास की चालाकी क्या है। वो दोनों को एक दूसरे से दूर कर खुद राज करना चाहती है। आए मेरे कमर, फिसल गई रे, कोई उठाओ रे। आए मेरे कमर, 2 दिन से बाथरूम साफ नहीं किया। अरे इन लोगों का बस चले तो कीड़े चलवा दे घर पर। आए आए। सीमा अपने बाथरूम में फिसल जाती है। उसकी चीख सुनकर सब भागते हुए वहां आते हैं। कैसे चलती हो मम्मी, कैसे गिर गई तुम? अरे कितनी बार तेरी माँ को कह दिया कि चप्पल पहनकर मत चला कर, पर यहाँ मेरी सुनता ही कौन है? बुढ़ापे में सठिया गया है, इसकी बातों को इग्नोर करो, ऐसे ही सोचती हो ना तो भुगतो। अरे सबको आज के ज़माने के साथ चलना है। पहले के ज़माने में कोई चप्पल पहनकर चलता था क्या? अरे चप्पल पहनेगी तो गिरेगी। इस आदमी को ना हर चीज़ में मैं ही गलत दिखती हूँ। आज तक रोटियाँ डाल दी ना तो बोली निकल रही है, अब तो गिर भी गई। देखती हूँ मैं कौन खिलाता है खाना आपको। अरे आप लोग लड़ते ही रहेंगे क्या? उठिए मम्मी जी। अनुभव, हेल्प मी। सभी सीमा को उठने में मदद करते हैं और उसे कमरे में लेकर जाते हैं, पर सीमा को चैन कहाँ था। अरे मुझे आराम नहीं करना, गैस पर चाय चढ़ी हुई है, बहू जा तू उतार ले तो। अरे मैं जाता हूँ। अरे आप तो बस तैयारी बैठे रहते हैं, बोल बोल कर मेरा गला फट जाता है, पर आप एक मदद नहीं करते। और एक काम इस पम्मी को बोल दूँ तो आप भागा दौड़ी मचा देते। अरे ये काम नहीं सीखेगी तो बाद में इसे ही भारी पड़ेगा ना, मुझे नहीं। मैं सब देख लूंगी मम्मी जी, आप आराम कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। अरे क्या खाक हराम करूं? इस घर में मेरे अलावा कोई हाथ नहीं हिलाना चाहता, झुका नहीं जाता मुझसे, फिर भी बाथरूम की सफाई मुझे ही करनी पड़ती है। 2 दिन मैंने बाथरूम क्या साफ नहीं किया, हर तरफ फिसलन हो गई। कितनी बार कहा है पम्मी तुझे मैंने कि नहाने के बाद बाथरूम को साफ कर दिया कर, पर नहीं, यहाँ तो सब के सब बैरिस्टर है, मैं ही एक फुर्सत वाली हूँ ना। एक हाथ से अपना कमर पकड़े सीमा फिर से घर के काम में लग जाती है। एक हाथ से चावल संभालो, एक हाथ से दाल। सुन ले पम्मी, अब से ना मैं बस अपने पति का खाना बनाऊंगी, तेरे पति का खाना अब तू ही बनाएगी। सारा काम मैंने अपने सर पर ले लिया है और यहाँ सब नकारा बनकर बैठ गए हैं, किसी को हाथ तक नहीं हिलाना। जी मम्मी जी। सीमा बड़बड़ाती जाती है और घर का सारा काम करती जाती है। पम्मी आराम से सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन चलाती रहती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दूध वाला। रसोई भी मैं संभालूं, दूध तक लेने भी मुझे ही भाग कराना पड़ता है। अरे देख ले बहू, आज मैंने ना सारी रसोई संभाल दी, पर अब से तुझे ही करना है। एक तो ये लाइटर काम ही नहीं करता, कितनी बार बोल दिया कोई ला दो लाइटर, पर नहीं, मैं चली जाऊं मार्केट। अरे पर ये घुटने साथ दे तब तो, ऊपर से जब देखो टॉयलेट की हाजती हुई रहती है। अरे तू सुन भी रही है क्या? अपना फ़ोन फेंक और दूध ले। पम्मी मैं टॉयलेट से आ रही हूँ अभी। इस घर में बूढ़े लोग भी रहते हैं, ज़रा तो शर्म कर लो। इस उम्र में अगर मैं गिर गई और मेरा सर फट गया तो मैं तो सड़ती रहूँगी। तुम में से कोई मुझे पानी देने तक नहीं आने वाला, जानती हूँ मैं। क्या हो गया मम्मी? क्या हो गया भाभी जी? अरे तू ही बता मनोहर,
तूने तो मुझे बचपन से देखा है। तेरे नाना दादा भी मेरे ही घर दूध देने आते थे। 16 साल की थी मैं जब ब्याह कर कर घर में आई थी, तब से सारा काम अकेली कर रही हूँ। और ये बच्चे बाथरूम की कुंडी को सीधा करके आ जाते हैं। अरे भाई, बुढ़ापे का शरीर है मेरा, अगर मैं गिरी और कुंडी मेरे सर पर बच गई तो ऐसा खून की नदियाँ बहेंगी ना, बचते ना बचूंगी। एक तो मैं अपने शरीर से परेशान, बार बार जाकर कुंडी नीचे करके आती हूँ, पर कोई ना कोई उस कुंडी में आग लगा कर आ जाता है। मम्मी जी आ गई है, मनोहर वही दूध ले लेंगी। मेरे सीरियल का टाइम हो गया है, मैं कमरे में जा रही हूँ मम्मी जी। पम्मी पम्मी, सास गिर गई, पर पम्मी अब भी कहाँ बाथरूम साफ करने वाली थी। अगली सुबह पम्मी नहाने जाती है। सुन बहू, तू सर धोने जा रही है ना, तो आज बाथरूम साफ कर लेना। आज तो ऐसे ही करने वाली थी मैं मम्मी जी। पम्मी नहा कर आती है। उसके बाद सीमा बाथरूम में जाती है। ये बाथरूम है कि स्विमिंग पूल? बाथरूम का पानी तक नहीं निकाला तूने बहू? निकल ही नहीं रहा था मम्मी जी। हाथ हिलाएगी तब ना निकलेगा बहू, खड़े खड़े कुछ नहीं होता। सीमा अपनी साड़ी ऊपर कर बाथरूम में जाती है और पाइप में पम्मी के फंसे बालों को देखती है। उन बालों के गुच्छों को उठाकर सीमा बाहर आती है। देख, ये तेरे बालों के कारण ही बाथरूम स्विमिंग पूल बना हुआ था। अच्छा, ओ हद हो गई बहू, सही में ना तुम लोगों को जरा भी फर्क नहीं है। गुस्से में सीमा नहाने जाती है और फिर से सीमा बाथरूम के फिसलन के कारण फिसल जाती है। पर अब तो ये पम्मी के लिए रोज की बात हो गई थी। सीमा उठकर बाहर आती है। अरे देख, फिर गिर गई मैं। ओहो, अच्छा मैं ना अभी बालों को सुखाकर बाथरूम साफ कर देती हूँ मम्मी जी। पर अब पानी सीमा के सर से ऊपर जा चुका था। ऐसे तो ये लोग समझने वाले हैं नहीं। इनको कहूँगी तो ये तो पम्मी की ही साइड लेंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मम्मी जी की बात तो नहीं सुनी, पर मम्मी की बात तो ज़रूर सुनेगी पम्मी। और इस बार सीमा कुछ अलग करते हुए अपनी समधन को फ़ोन लगाती है। कितने दिन हो गए समधन जी आपसे मिले हैं? सिर्फ फ़ोन पर ही हाल चाल पूछेंगी आप कि कभी हमारे घर पधार कर हमें खातिरदारी करने का मौका भी देंगी? इतनी प्यारी बेटी आपने हमें दी है, कभी कभी हमें भी आपके लिए कुछ करने का मौका दीजिए। ज़रूर ज़रूर सीमा जी, मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊँगी। आऊँगी क्या? अरे मैं तो कहती हूँ आप कल ही हमारे घर आ जाइए। अगले महीने पम्मी का बर्थडे भी है, तो यहीं सेलिब्रेट कर लिया जाएगा है। इसी बहाने माँ बेटी भी मिल लेंगी। समझ लीजिए ये पम्मी के लिए मेरी तरफ से सरप्राइज़ है। ठीक है ठीक है, तो कल सुबह ठीक 10 बजे आपका सरप्राइज़ आपकी बहू के पास पहुंच जाएगा समधन जी। और बिल्कुल वही होता है जो सीमा चाहती थी। सीमा का आग्रह देखकर शुभा उसके घर पहुंच जाती है। अपनी माँ को अपने ससुराल में देखकर पम्मी बहुत खुश होती है और खुशी से उछलने लगती है। आई कांट बिलीव दिस, अपने घर से पड़ोसी के घर भी न जाने वाली मेरी मम्मी मेरे ससुराल आ गई। इससे ज़्यादा खुश तो मैं कभी हो ही नहीं सकती थी मम्मी। अपने घर का सारा काम अपनी सास पर छोड़ देने वाली पम्मी अपनी माँ को देखते ही खुद रसोई में जाकर चाय और नाश्ता बनाकर ले आती है। सच सच बताइएगा सीमा जी, पम्मी आप लोगों को ज़्यादा परेशान तो नहीं करती ना? अरे बिल्कुल नहीं शोभा जी, मुझे तो लगता ही नहीं कि पम्मी मेरी बहू है। बिल्कुल बेटियों सा व्यवहार करती है पम्मी हम सबसे। सभी मिलकर नाश्ता करते हैं। पम्मी अपनी माँ के साथ बातें कर रही होती है, तभी शुभा कहती है, बेटा ज़रा बाथरूम दिखाना तो मुझे। घर की साफ़ सफाई तो आपने क्या ही देखी है समधन जी। ये साफ़ सफाई वैसे कुछ खास नहीं है, क्योंकि घर की सफाई तो मैं कर देती हूँ। कमर में दर्द होने के कारण मैं झुककर आजकल ना बाथरूम साफ़ नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए बाथरूम तो खास करके पम्मी ने ही आज साफ़ किया है। जाकर ज़रूर देखिएगा आप। शोभा जैसे ही बाथरूम यूज़ करने जाती है उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। हाय मेरी कमर। शोभा के गिरने की आवाज़ सुनकर सभी भागते हुए बाथरूम में जाते हैं। अपनी माँ को फर्श पर गिरा देखकर पम्मी घबरा जाती है। ओ गॉड मम्मी, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन लगाती हूँ। उठिए मम्मी, हाथ दीजिए। ये क्या बाथरूम की सफाई की है तूने? आय 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 मम्मी, इतनी मोटी परत काई की, इतनी फिसलन। अरे अच्छे से अच्छा आदमी फिसल कर गिर जाए। वो तो अच्छा है कि मैं सर के बल नहीं गिरी, वरना जाने क्या हो जाता। अरे तुम लोग कैसे यूज़ करती हो ऐसे बाथरूम को? अपनी माँ की बात सुनकर पम्मी को अपनी सास के शब्द याद आते हैं। अच्छा, बाथरूम में काई है? पर यही बात जब मैं पम्मी को कहती थी तो पम्मी को तो बाथरूम में कभी कोई गंदगी दिखाई नहीं देती थी। फिर मुझे लगा मैं ही कुछ गलत देख रही हूँ, है ना पम्मी? जी वो ये सब तुम्हारी सास क्या कह रही है पम्मी? मतलब तुम काम चोरी करती हो? ये संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें?
अरे तुम्हारी सास कोई 20-30 साल की नहीं है। जिस उम्र की मैं हूँ ना, उस उम्र की तुम्हारी सास भी है। उल्टा सीमा जी मुझसे 5 साल उम्र में बड़ी है। अरे कितनी तकलीफ होती होगी उन्हें। किसी दिन उनका पैर फिसल गया तो क्या होगा? अरे तुम्हारा ही पैर फिसल गया तो? भगवान ना करे अगर अनुभव का पैर फिसल गया तो क्या होगा बेटा? मेरा तो नहीं मम्मी, पर मम्मी जी का ना रोज ही पैर फिसल जाता है। पर वैसी कोई बड़ी चोट नहीं आई अब तक। क्या सही में सीमा जी? क्या कर सकते हैं शोभा जी, अब बच्चों के आगे तो हमें ही झुकना पड़ता है। एक हाथ मेरा तो हमेशा मेरी कमर पर ही रहने लगा है। हमारी उम्र अब ऐसी नहीं रही कि अगर हड्डी टूट गई तो जुड़ पाए। अरे ज़रा तो शर्म कर बोलने के पहले पम्मी। आज से तू कभी मुझे मम्मी नहीं कहेगी। मैं जा रही हूँ इस घर से, तू मेरी बेटी नहीं। ये कहकर शोभा पम्मी के ससुराल से बाहर निकलने लगती है। अपनी माँ को इस हालत में अपने घर से जाता देख पम्मी फूट फूट कर रोने लगती है। अरे आप क्यों रो रही है? अपनी माँ का दर्द तुझसे सहा नहीं जाता, और अपनी सास पर तुझे दया नहीं आई? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी। मम्मी जी तो घर का सारा काम करती है, उसके बाद बाथरूम तक उन्हीं को साफ करना पड़ता है। कई बार उन्होंने मुझे बाथरूम साफ करने को कहा, मैं हमेशा लास्ट में ना कर आती हूँ और बाथरूम वैसा ही छोड़ देती हूँ। आज भी मैंने सुबह उन्हें झूठ कहा कि मैंने बाथरूम साफ कर दिया है, पर बाथरूम साफ नहीं था और तुम गिर गई। मैं सब समझ गई मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब माफ़ी मुझसे नहीं अपनी सास से मांग। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। अब मैं क्या कहूँ बहू, तुझे समझ आ गई, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अब से बाथरूम साफ रखना बहू। हाँ बहू, आज तो मैं भी तुमसे बड़ा नाराज़ हूँ। तुम्हारी गलती के कारण समधन जी गिर गई। अब बताओ। और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। श्रेया एक सरकारी नौकर थी। घर में 2 बेटे और पति, सबको मुट्ठी में रखना श्रेया के घमंड का कारण था। एक दिन ऑफिस में, ना जी ना, मेरे पूछे बिना तो मेरे बेटे और पति समझ लो पत्ता भी नहीं हिलाते घर का। मेरे घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। अरे वाह, आज के जमाने में भी लड़के माँ के काबू में रहे, बड़ी बात है। अरे शादी हो जाए फिर पूछेंगे। बड़े बड़े माँ के भक्त को मैंने बीवी के सामने सर झुकाते देखा है। श्रेया को सहेली की बात चुप जाती है। राज शादी के बाद जैसे ही ससुराल आती है, पहले ही दिन उसे सास की आवाज आती है। हाय रे करम जली को आए 2 घंटे हो गए, लेकिन मजाल है कि सास के पास आकर पूछे कि क्या क्या काम करना है। अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान, बहू को घर में सेटल तो हो जाने दो। कैसी बोली बोल रही हो? माँ जी की इन्हीं हरकतों से मैंने ये घर छोड़ा। ये तो किसी को कुछ कहने से पहले सोचती भी नहीं है। देखिए भाभी, आपका घर नहीं है ये। भैया को लेकर आप निकल चुकी हैं, तो माँ की बातों को काटने की जरूरत नहीं है। और क्या, हमारी बिटिया लोग है ना हमारे साथ, या दूसरे घर की लड़कियों को तो हम जूती में रखते हैं, जूती में। देखो भाग्यवान, समाज में हमारा नाम है, प्रतिष्ठा है। पहली बहू को तो गालियां देकर भगा दिया, छोटी भी घर छोड़कर चली गई तो मोहल्ला हमें ही खराब बोलेगा, समझ रही हो ना? खैर, कहानी ये है कि मीरा की सास के पास पैसा तो खूब था, लेकिन थी अंगूठा छाप। पैसे का घमंड इतना, ऊपर से ननंदे। देख छोटी, ये छोटी भाभी के आ जाने के बाद से तो हम लोग मम्मी पापा से पैसे नहीं निकलवा पाएंगे। क्यों? अरे चलो, अभी अभी आई है, जैसे रखेंगे रहेगी। वैसे भी लव मैरिज की है, कौन सा मायके जाकर रो सकती है। क्या बात कर रही हो तुम दोनों? अरे मैंने घर में शांति रखने के लिए छोटे की शादी की है। तुम दोनों तो ससुराल की हो, बड़ी बहू वैसे साथ नहीं रहती। अरे कम से कम छोटी वाली हम लोगों को 2 रोटी तो देगी। हाँ तो क्यों नहीं देगी, कैसे परिवार की है, यहाँ आकर देख रही होगी कि पैसा क्या होता है। अरे अमीरी ऐसे थोड़ी ना पचा लेगी। और रोटी की बात कर रहे हो, ये देखो। ये बोलकर सास जोर की आवाज लगाती है। मीरा भागकर सास के पास आ जाती है। ये ले तेल की बोतल, जमीन में बैठकर मेरे पैर की मालिश कर। तभी नौकर कहता है, मालकिन, बहू के हाथ की तो मेहंदी भी नहीं छूटी है, लाइए मैं लगा देता हूँ तेल। अरे वाह, आया बहू का हमदर्द। तुझसे कहा मैंने, हट। चल बहू, तेल लगा। अब क्या था, मीरा छोटे छोटे नाजुक हाथ से सास के पैर पर मालिश कर ही रही थी कि मीरा का जेठ आ जाता है।
जेठ है तेरे, इनके आगे मुंह नहीं दिखाना है। सर पर पल्ला कर, पूरा मुंह ढक। नहीं नहीं, विवेक मुझसे 11 साल छोटा है, वो मेरे बेटे जैसा है। मीरा तुम बहू नहीं बच्ची हो इस घर की। और उठो, कमरे में जाओ। मीरा कमरे में जा रही होती है कि देख माँ, मुझे तो तुम लोगों ने घर से निकाल दिया, लेकिन मीरा को मैं इसी घर में रखूंगा। विवेक सीधा है, लेकिन तुम उसका फायदा उठा रही हो। अरे जाओ जाओ, अपनी बीवी के साथ घर दे दिया है ना, अब क्या चाहिए हैं? वो सही बोल रहा है, ये हरकतें ठीक नहीं है। कौन सिखाता है तुम्हें ये सब? क्या बोलना चाहते हैं पापा और भैया? यही कि हम लोग माँ को भड़का रहे हैं? अरे वो तो शादी में आ गए, नहीं तो हम दोनों अपने ससुराल में ही खुश हैं। क्यों? वो तो भला हो छोटी बहू का, जो तुम दोनों के ससुराल जाने के बाद आई है। मेरे वक्त तो ये दोनों भी कुंवारी थी। ऐसा लगता था घर में 3-3 सास। ना जी ना, छोटी के साथ अब हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ। छोटी सबकी बात सुन रही थी, वहीं उसकी अपनी भी कहानी थी। हाय रे, कहाँ फंस गई विवेक के प्यार में। यहाँ तो माजरा ही अलग है। न मन चाहे कपड़े पहन सकते हैं, न मन चाहा घूम सकते हैं। हाय रे किस्मत। खैर, कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन सास का सितम छोटी बहू मीरा पर तेज होता ही चला जाता है। कहाँ जा रही है? कमरे में जा, जाकर रसोई साफ कर। फ्रिज कितना गंदा है, ठीक कर उसे। लेकिन माँ जी, मैं थक गई हूँ सारा दिन काम करके। रात में तो सोऊंगी ही ना। माँ से कैसे जबान चला रही हो? मैं साफ बोल रहा हूँ, ये सब नहीं चलेगा। लेकिन शादी के पहले तो तुमने कहा था कि घर में नौकर चाकर है, वो सारा काम करते हैं। अच्छा, भिखारी की बेटी को नौकर चाहिए। लो बोलो। सास मीरा को जितना भला बुरा हो सकता था सुनाती थी। मीरा घर पर तो कुछ ना बोलती, लेकिन विवेक की भाभी जो घर छोड़कर चली गई थी उन्हें फोन करती। देख मीरा, मैंने तो इन लोगों से तंग आकर ही घर छोड़ा, वरना ये लोग तो मुझे कोई बीमारी ही लगा देते। लेकिन तू क्या कर सकती है? तू तो एक काम कर, बस जैसे को तैसा जवाब दे। पर भाभी, मुझे तो जवाब देना नहीं आता। अरे सब सीख जाते हैं। मैं कौन सा तेज तर्रार थी, इन लोगों ने परेशान कर करके ऐसा बना दिया मुझे। मीरा को समझ में आ जाता है कि उसे भी सास के साथ गंदा व्यवहार ही करना है। फिर एक रोज, क्या है हैं? मरी कटी सी शक्ल लेकर क्यों घूम रही है? जैसी भी है, आपसे तो सुंदर है ना। सास को गुस्सा आ जाता है। वो बहू को कुछ कह ही रही होती है कि सामने से आ जाती है बहू मीरा की माँ। वो तो तूने मीरा तेरी सास की जवानी नहीं देखी। तू तो कुछ नहीं है बहन जी के आगे। लीजिए बहन जी, ये लाल साड़ी आपके लिए, खूब जचेगी आप पर। और बच्ची है मीरा, माफ कर दीजिए। सास लाल साड़ी देखकर खुश हो जाती है। देख देख, तेरी माँ में कितनी अकल है। जा बहन जी के लिए चाय लेकर आ। आइए आइए बहन जी, बैठिए। सास से बात करने के बाद माँ बेटी के कमरे में जाती है। मैं ये क्या सुन रही हूँ? सास को इतना गंदा कौन बोलता है? माँ, तूने अभी इनकी बोली नहीं सुनी। अरे चाहे जो हो मीरा, बड़ों को जवाब देना, उनसे लड़ना हम लोगों की संस्कृति में नहीं है। तभी सास की जोर से आवाज आती है। सभी कमरे में जाते हैं, जहाँ सास जमीन पर पड़ी होती है। हाय रे, मर गई, कोई तो बचाओ। डॉक्टर को बुलाया जाता है। इनकी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई है, इसे ठीक होने में वक्त लगेगा, लेकिन तब तक ये उठ बैठ नहीं सकती है। सास बेचारी बिस्तर पर। जाते जाते मीरा की माँ उसे कहती है, देख मीरा, सास के दिल में जगह बनाने का ये मौका है, उनका अच्छे से ख्याल रखना। माँ चली जाती है और मीरा सास की सेवा में लग जाती है। नहीं नहीं बहू, तू मेरी सुसु साफ नहीं करेगी। अगर आप मेरी सास ना होकर माँ होती तो क्या बचपन में आप मेरी सूसू साफ नहीं करती? सास बिस्तर पर ही रहती है, लेकिन मीरा उनका पूरा ख्याल रखती है। एक रोज दोनों ननदें माँ को देखने आती है। अब आई हो तुम दोनों? जब हफ्ता हो गया मुझे गिरे हैं, एक बार तो उसी दिन देख जाती। अरे माँ, वक्त कहाँ है? वो तो आज मैं और दीदी शॉपिंग में जा रहे थे, तो सोचा कि देखते चले। अरे अरे माँ, तेरी तो सुसु निकल रही है। हाँ बेटा, जरा वो पोछे से साफ कर दे। छी छी, नाना, हम ना करेंगे। हम तो जा रहे। कौन यहाँ ऐसी गंदगी में रहेगा? तभी मीरा हाथ में सास के लिए सूप लेकर आती है। दीदी, आप ये सूप माँ को पिला दो, सुसु मैं साफ कर देती हूँ। मैं तो यहाँ एक पल ना रुकूं, सूप तो दूर की बात है।
दोनों बेटियां वहां से भाग जाती है। कोई बात नहीं माँ, मैं हूं ना। मार गई मीरा, तेरे जैसी बेटी और तेरी माँ जैसे संस्कार सभी को मिले। मैं तो अपनी जिन बेटियों के चक्कर में अपना घर बर्बाद करने चली थी, वही मुझे मुसीबत में छोड़कर चली गई।